गाजा में मंगलवार सुबह हुए धमाके की गूंज सुनिए। जब अंधेरा खत्म भी नहीं हुआ था, सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी, तब इस धमाके ने गाजा से पहले पूरे इजराइल को दहला दिया। क्योंकि गाजा में इस धमाके से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के इरादों को चकनाचूर कर दिया है। गाजा में एक ही हमले में इजराइल के 5 सैनिक मारे गए। गाजा में हमास ने घात लगाकर हमला किया और 20 सैनिकों को घेर कर निशाने पर लिया। गाजा में जून के बाद जुलाई का महीना भी इजराइल के लिए खूनी साबित हो रहा है। गाजा के बैत हनून इलाके में इजराइल की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमास के हमले में 1-2 नहीं 5 सैनिक एक साथ मारे गए। इस खबर ने इजराइल के हर कमांडर को डरा दिया है, क्योंकि जिस हमास के खिलाफ इजराइल 600 दिन से लंबा युद्ध लड़ रहा है, वो हमास अब भी इजराइल के सैनिकों को मार रहा है। इजराइल की मीडिया में 5 सैनिकों की तस्वीरें छपी हैं। 5 सैनिकों को हमास ने गजा पट्टी के बैत हनून में तब मारा जब वो गजा के समतल किए जा चुके इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। हमास ने उन पर घात लगाकर हमला किया, बारूदी सुरंग में धमाका किया और 20 सैनिकों में से 5 को मार डाला। बाकी लोग जख्मी हो गए और इनमें से भी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वाले 5 सैनिकों में 4 की उम्र 21 साल से कम है। जब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, तभी बैत हनून में हुए इस हमले को अंजाम दिया गया। यह हमला हमास का मैसेज है कि युद्ध इजराइल की शर्तों पर खत्म नहीं होगा। गाजा में हमास अब भी एक्टिव है और याहिया सिनवार के खत्म होने के बाद भी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि गाजा में चल रहे युद्ध का अंत अब तक नजर नहीं आ रहा। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मुलाकात और व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से दिए गए शाही डिनर के दौरान नेतन्याहू को ये खबर मिली। नेतन्याहू के लिए ये वक्त बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जब ईरान में सीजफायर को लेकर इजराइल की कामयाबियों पर सवाल उठ रहे हैं, तब गाजा में हमास के हमलों ने नेतन्याहू की मुश्किलें भी बढ़ा दी, क्योंकि अब भी हमास के कब्जे में इजरायली बंधक हैं। नेतन्याहू को जब गाजा में हुए हमले की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि ये मुश्किल भरी सुबह है, पूरे इजराइल का सिर झुका हुआ है। हम अपने सैनिकों की मौत पर अफसोस जाहिर करते हैं, जिन्होंने हमास को हराने और हमारे सभी बंधकों को आजाद करने के लिए अपनी जान दी है। हम उनके परिवारों को गले लगाते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध और हजारों लोगों की मौत पर कुछ दिन तक ईरान इजराइल के युद्ध ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब गाजा फ्रंट की तस्वीरों ने इजराइल में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान युद्ध पर भले ही ब्रेक लगा दी हो, लेकिन युद्ध अब भी उनके सिर के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन हमास के कब्जे में 23 बंधकों को लेकर नेतन्याहू अब भी दबाव में है। वो जानते हैं कि अगर उनका युद्ध तेज हुआ तो बाकी बचे बंधकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल की सेना के लिए जून महीने के बाद जुलाई की शुरुआत बहुत खूनी साबित हुई है। वो इसलिए क्योंकि जून 2025 के आखिरी हफ्ते में मंगलवार को हमास ने ऐसा हमला किया था जिसे आईडीएफ के लिए काला मंगलवार कहा गया था। We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. नेतन्याहू का ईरान के साथ सीजफायर जारी है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कब तक रहेगा, इसका खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन युद्ध का खौफ अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप दोनों उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। I think Iran wants to meet. I think they want to make peace, and I'm all for it. ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान शांति चाहता है और ये उनकी भी ख्वाहिश है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति के एक इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का दावा है कि इजराइल ने युद्ध के दौरान
उनकी हत्या की कोशिश की थी। वो एक बैठक कर रहे थे, उसी दौरान इजराइल ने बमबारी के जरिए उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इजराइल नाकाम रहा। मसूद पेजिशकियान ने यह दावा अमेरिका की मीडिया से एक इंटरव्यू के दौरान किया। Do you believe the Israeli government tried to assassinate you? تلاش کرد. They did try, yes. And they acted accordingly, but they failed. ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में जब पहला हमला हुआ था, तब इजराइल ने ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को मार डाला था। अब ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी टारगेट पर थी, और इसमें खुद राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला तो किया लेकिन नाकाम रहा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस हमले के पीछे अमेरिका नहीं था। How are you certain they tried to kill you? این آمریکا نبود، اسرائیل بود که این Of course, it was not the U.S. that was behind the attempt on my life. It was Israel. I was in a meeting. We were discussing the ways to move forward, but thanks to the intelligence by the spies that they had, they tried to bombard the area that we were holding that meeting. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ युद्ध 12 दिन बाद खत्म तो हो गया, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच हुई जंग ने साबित कर दिया कि पश्चिमी एशिया बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा हुआ है जो अंदर ही अंदर लगातार सुलग रहा है। इससे पहले खुद ट्रंप भी कह चुके हैं कि इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मारना चाहता था, लेकिन उनके कहने पर यह कदम नहीं उठाया गया। How can we know for sure that in the middle of the talks, the Israeli regime will not be given the permission again to attack us? लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा न इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के बाद ईरान पर इजराइल के हमले तो बंद हुए, और उसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। और फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन अब यही बात बंकर बस्टर एक्ट में दोहराई जा रही है। डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और रिपब्लिकन माइक लॉलर दोनों सांसदों ने कहा है कि बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर सबसे खतरनाक हमलों के लिए तैयार रहेगा, और इससे अमेरिका की सुरक्षा भी मजबूत होगी। हालांकि बंकर बस्टर एक्ट जैसा विधेयक पहले 2022 और 2024 में भी लाया गया था, ताकि इजराइल को अमेरिका की बंकर बस्टर और स्टेल्थ बॉम्बर वाली ताकत दी जा सके। लेकिन दोनों ही मौकों पर यह विधेयक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका के अंदर फिर से ये बहस छेड़ दी है, और अब तो बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन गजा और ईरान से आ रही खबरें बता रही हैं कि अब 100% गारंटी है कि तबाही हर रिकॉर्ड को तोड़ देगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग से ऐसी बात भी निकल कर आई है जो ट्रंप को खुश कर देगी, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. इन सब के बीच नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के असली मकसद को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ईरान में सीज फायर के बाद ट्रंप नेतन्याहू पर गजा में भी युद्ध रोकने का दबाव डाल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। A agreeable and appropriate ceasefire proposal has been sent to Hamas, and I can also tell you Special Envoy Witkoff intends to travel to Doha later this week, where he will continue to engage in these discussions. And the Qataris and the Egyptians have been incredibly helpful partners in mediating these negotiations and discussions to bring peace to this region and end this conflict once and for all. गजा का एक और सच ये भी है कि 57,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी
इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं और अब वहां भूखमरी के हालात हैं। जो मदद पहुंचाई जा रही है वो नाकाफी है और मदद बांटे जाने के दौरान भी लोगों पर हमले हो रहे हैं। استشهد وابوي استشهد وبنسلف استشهد كل عيلتي شهداء وافتخر فيهم وقابل لقمة عيش مش وطن. انا بديش وطن، انا اولادنا شهداء للقمة العيش. لبنت 30 سنة عندي معاقة مش شفتي كلها طول الليل والنهار تصيح عشان خبزة. عندي اولاد صغار قصرين علاج مش متوفر لهم ولا اكل ولا غذاء. ابوهم كبير زلمة مسن، مين يروح يجيب اكل؟ इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र बार बार चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की सुन कौन रहा है। We again clearly condemn the killing of all civilians. A recent assessment by the World Food Program shows nearly 1 out of every 3 people has not eaten for days in Gaza, placing more people at risk of starvation. गाजा के बाद बेरूत और ईरान में जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें छोटे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे बम जो कई फीट की गहराई तक कंक्रीट का बंकर तोड़कर धमाका करते हैं। ईरान पर ऐसे हजारों बम गिराए गए जिनकी सप्लाई सीधे अमेरिका से की गई और अब भी जारी है। अमेरिका अब इजराइल को 7000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम पहुंचाने वाला है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जाएंगे और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जाएंगे। अमेरिका अब इजराइल को 7000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम पहुंचाने वाला है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जाएंगे और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जाएंगे। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे कायम करेंगे, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा और धमाकेदार तोहफा है। डर है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप इन धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। यानी गजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है और ये बात साबित करती है कि इजराइल की युद्ध वाली तैयारी पूरी है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है। ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में या तो वो जानते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जिनको नेतन्याहू अब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी कर चुके हैं।